हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। मैं संदीप के कनिष्क का आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ जो जुड़ा है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में, जो मेनली आपके दक्षिण भारत का एक राजवंश रहा है और उत्तर भारत पर भी उसने आक्रमण किए हैं। तो किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, यह हम आज देखेंगे। 753 ईस्वी दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। 5 साल इसने शासन किया, 758 ईस्वी तक। वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। इसकी जो उपाधियां मिली है, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह स्वतंत्र रूप से शासन करता था। शासक बनते ही इसका सामना होता है चालुक्य राजवंश के साथ। दोनों ही शक्तियां अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। तो चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराने में यह सफल हुआ और बाद में आगे चल के इसने कांची, कलिंग यानी उड़ीसा, कौशल, मालवा, लहट, इन सभी क्षेत्रों के शासकों को अपने अधीन इसने किया। इसके अलावा मैत्रीपूर्वक संबंध स्थापित हुए। पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री रेखा का विवाह इसने किया। इसने अपनी राजधानी माल्यखेत या मान्यखेत को बनाया, इसलिए इस राजवंश को मान्यखेत के राष्ट्रकूट भी कहा जाता है। अगला राजा जो हुआ उसका नाम था कृष्ण प्रथम, 758 से 773 ईस्वी। यह दंती दुर्ग का चाचा रहा है। दंती दुर्ग अपने अंतिम समय में काफी बदनाम हो चुका था, इसलिए जनता ने उसके बदले में कृष्ण प्रथम को राजा बनाया। और राजा बनते ही इसका सामना शुरू होता है कीर्तिवर्मन के साथ, जो चालुक्य राजा था। 768 में गंग राजा श्री पुरुष पर कृष्ण प्रथम ने आक्रमण किया और गंग शासक भी पराजित हो जाता है। इसी वर्ष चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ ने इस पर आक्रमण किया और इसमें हालांकि चालुक्य राजा सफल नहीं हुआ। आक्रमण करने का उद्देश्य था अपने पिता की हार का बदला लेना, लेकिन कृष्ण प्रथम यहां भी विजय हो जाता है। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और दक्षिण कोंकण के व्यापारिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है जहां बंदरगाहें थी, और इससे राष्ट्रकूटों को आर्थिक रूप से काफी लाभ मिलता है। उसने कला में भी योगदान दिया। विश्व विख्यात एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर इसी के द्वारा बनवाया गया था। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक ही चट्टान से पूरा का पूरा मंदिर काट के बनाया गया है। ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर माना जाता है। अगला राजा आता है गोविंद द्वितीय, 773 से 780। कोई बड़ा राजा यह नहीं रहा है। छोटे भाई के द्वारा इसे सिंहासन से अपदस्थ कर दिया गया, तो बहुत ही कम समय तक यह शासक रहा है। अगला शासक बनता है राजा ध्रुव,
780 से 793, 13 साल इसने शासन किया है। यह ध्रुव से जुड़ा एक अभिलेख है जिसमें उसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है। राजा बनते ही इसने साम्राज्य को बढ़ाया। गंगवाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया जाता है। इसके अलावा पल्लव राजा दंतीवर्मन और वेंगी के चालुक्य राजा विष्णुवर्धन को हराने में यह सफल रहा। इसके बाद वह बढ़ता है उत्तर भारत की ओर और उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला राष्ट्रकूट राजा रहा है। इसने उज्जैन के प्रतिहार राजा वत्सराज पर पहला आक्रमण किया और उसे हराया। इसके बाद कनौज राजा इंद्रयुध को हरा करके कनौज पर कब्जा कर लिया। हालांकि यह कब्जा स्थायी नहीं था, अस्थायी कब्जा इसे हम मान सकते हैं। उसके बाद उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित था, उसे हराने में सफल रहा। उसने कई सारी उपाधियां धारण की जिसमें कलील वल्लभ और निरूपम हमें मिलती है। अगला राजा आता है गोविंद तृतीय, 793 से 814 ईस्वी। साथ में आपके अभिलेख नजर आ रहा है जो इससे जुड़ा है। यह विरक्कल है। यह ध्रुव का पुत्र था और इसे इस वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। राजा बनने के लिए इसके बड़े भाई स्तंभ ने विद्रोह किया। 12 शासकों की मदद से गोविंद तृतीय के खिलाफ यह विद्रोह चला, लेकिन अंत में स्तंभ हार जाता है और गोविंद तृतीय राजा बनता है। और ना सिर्फ यह विद्रोह खत्म किया गया बल्कि बड़े भाई को भी उसने क्षमा कर दिया। इसने भी अपने पिता की तरह उत्तर भारत पर आक्रमण किया। प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित करने में यह सफल रहता है। इसके अलावा कनौज राजा चक्रयुध को भी इसने हराया और फिर से कनौज को अपने अधीन कर लिया। गंग, पल्लव, पांडे और केरल राजाओं ने एक संगठन बनाया गोविंद तृतीय के विरुद्ध और उस संगठन को भी इसने बड़ी ही चालाकी से और वीरतापूर्वक पराजय दी। इसके अलावा विदेशों के साथ भी संबंध मैत्रीपूर्ण बने, खास करके जो सबसे पड़ोसी देश है हमारे दक्षिण में, श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए गए। अगला बड़ा राजा आता है अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट राजा यह रहा है। 6 साल की आयु में यह राजा बना। इसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और शासक बनते ही बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणाएं शुरू कर दी। इसके संरक्षक कर्क द्वारा विद्रोहों को बड़ी ही चालाकी से दबा दिया गया और इस साम्राज्य के विघटन को रोका गया। सबसे पहले विदेशी शासकों में जो पड़ोसी राज्य थे, वेंगी शासक विजयादित्य को पराजित करने में यह सफल रहा। प्रतिहार राजा मिहिर भोज, जो इस वंश का सबसे बड़ा राजा था, उसे दक्षिण आने से रोकने में भी यह सफल रहा। इसके अलावा गंग शासक के साथ लंबे समय से जो संघर्ष लगातार बना आ रहा था, उसे समाप्त करने में यह सफल रहा और अपनी बेटी का विवाह उसने
गंग शासक के साथ किया, तो वैवाहिक संबंध के द्वारा यह संघर्ष समाप्त हुआ। इसके अलावा मगध, मालवा, वेंगी राजाओं ने अधीनता स्वीकार की और कुछ समय तक जो है उत्तर भारत का कुछ हिस्सा राष्ट्रकूटों के पास रहा। साहित्य और कला में भी हम अमोघ वर्ष का योगदान देखते हैं। रत्नमालिका और कवि राजमार्ग, इन दो किताबों की रचना ऐसा माना जाता है कि अमोघ वर्ष के द्वारा ही की गई है। 851 में अरब यात्री सुलेमान इसके दरबार में रहा और इसका वर्णन सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। 973 में इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय हमें प्राप्त होता है। उसके मृत्यु के साथ ही इस वंश का भी अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस वंश के प्रशासन की, किस तरह का प्रशासन था। केंद्र में सबसे बड़ा जो व्यक्ति था वह राजा होता था। एक शासन की सबसे बड़ी इकाई वही था। वह देवी अधिकारों का स्वामी था, यानी उसे जो अधिकार दिए गए थे शासन करने के, कानून बनाने के, वह ऐसा माना जाता था कि देवी अधिकार है, ईश्वर ने दिए हैं। राजा अपने साथ साथ युवराज की नियुक्ति करता था, जो पिता के साथ शासन में बराबर का भागीदार माना जाता था। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रधानमंत्री के द्वारा वह मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती थी। प्रांतीय प्रबंध किया गया था, यानी साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को राष्ट्र कहते थे। पूरा साम्राज्य का विभाजन अलग अलग राष्ट्रों में किया गया था। राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति कहलाता था और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती थी। राजवंश के किसी व्यक्ति को ही राष्ट्रपति कहा जाता था। राष्ट्रों को विषय में बांटा गया था और विषय का मुख्य विषयपति था। इसके अलावा भुक्ति में आगे इसको बांटा गया था। गांव के समूह को भुक्ति कहते थे, यानी हर स्तर पर आपको विभाजन देखने को मिल रहा है। 50 से 70 गांव के समूह का एक संघ बनता था जिसे भुक्ति कहते थे। इसके बाद आते हैं नगर। नगर का मुखिया कोष्ठपाल या कोतवाल कहलाता था। नगर की देखरेख का जिम्मा उसी का था। नगर महत्तर एक संस्था थी जो नगर प्रशासन की देखभाल करती थी। जिसे आज हम नगर पालिका कहते हैं, उसी प्रकार की कोई संस्था रही होगी। सबसे छोटे स्तर पर गांव आते थे। गांव को ग्राम कहते थे और ग्राम का मुखिया ग्रामपति या ग्रामकूट कहलाता था। यहां भी ग्राम महत्तर यानी पंचायत स्तर की एक संस्था थी जो गांव का शासन देखती थी, उसके लिए नियम बनाती थी और एक तरह से गांव आत्मनिर्भर थे। गांव में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा यही संस्था करती थी और कर इकट्ठा करके केंद्र तक पहुंचाने का कार्य भी यही संस्था करती थी। सामंती प्रथा भी प्रचलन में थी, यानी राजा सामंतों के द्वारा शासन करता था। सेना रखना और कर इकट्ठा करना यह सामंतों का सबसे प्रमुख कार्य रहा है। आय के स्रोत अलग अलग थे। सबसे बड़ा स्रोत था भूकर, यानी भूमि से जो कर लिया जाता है और उससे उद्रंग नाम दिया गया। इसके अलावा जुर्माना, वन कर, हिरण्य कर। हिरण्य यानी जो ज्वेलरी के ऊपर, यानी सोने चांदी के ऊपर जो कर लगता है। सेना का प्रबंध भी अच्छा था। आय सबसे ज्यादा सेना पर खर्च की जाती। 4 भाग थे सेना के: पैदल सेना, हाथी सेना, अश्व सेना और जल सेना। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।